सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे कहे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे। तो आज हम यूनिट वन डिस्कस करेंगे। यूनिट वन का टाइटल है इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग एंड माइक्रो फाइनेंस सिस्टम, अर्थात बैंकिंग का परिचय क्या है और माइक्रो फाइनेंस सिस्टम क्या है। तो सेशन 1 में सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक्स, फंक्शन ऑफ बैंक, कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मीनिंग ऑफ बैंक अर्थात बैंक का अर्थ क्या है। तो बैंकों के परिचय से हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो बैंक एक वित्तीय प्रणाली एक देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो आर्थिक रूप से विकसित करना चाहता है। कारण यह है कि यह निवेश के माध्यम से धन के निर्माण में मदद करता है। इसलिए आवश्यकता की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हैं। किसी देश के लिए वित्तीय लेन देन और सेवाओं को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका बैंकों के माध्यम से है। भारत में बैंकिंग अतीत के साथ साथ वर्तमान समय में भी कई व्यवसायों की रीढ़ की हड्डी रही है। यह 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ और अभी भी मजबूत हो रहा है। इसी के साथ हम अपने पहले सेशन में आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है बैंक क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो जमा को स्वीकार करता है, पूर्व परिभाषित दरों पर ब्याज का भुगतान करता है, चेक को साफ करता है, ऋण बनाता है और अक्सर वित्तीय लेन देन में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह अपने ग्राहकों को अन्य वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में एक बैंक एक वित्तीय संस्थान है जहां ग्राहक पैसे बचा सकते हैं या उधार ले सकते हैं। बैंक अपने पैसे के भंडार का निर्माण करने के लिए भी पैसा लगाते हैं। बैंक बाद में ब्याज के साथ बैंक को पैसा वापस देने के लिए एक समझौते के तहत ग्राहकों को ऋण दे सकते हैं। अर्थात बैंक एक वित्तीय संस्था है जो क्या करता है, धन को स्वीकार करता है, लोगों के धन को अपने पास रखता है और उस जमा धन के बदले में अपने ग्राहकों को ब्याज देता है, ब्याज का भुगतान करता है और अपने ग्राहकों को सेवाओं में चेक देता है और उनके लिए ऋण भी देता है और वित्तीय लेन देन में जो है एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और ग्राहक अपने जमा धन की निकासी भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बैंकों के प्रकार। तो बैंकों के प्रकार में सबसे पहले अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक भारत में एक अनुसूचित बैंक एक ऐसे बैंक को सुझाव देता है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है। इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आने वाले बैंकों को गैर अनुसूचित बैंक या अवैध अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो अनुसूचित बैंक आप समझ गए होंगे, जो भारतीय अधिनियम 1934 के अंतर्गत जो बैंक आते हैं उनको अनुसूचित बैंक कहा जाते हैं। जो इस सूची में जिन बैंकों को शामिल नहीं किया गया है उन बैंकों को गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो गैर अनुसूचित बैंक में सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक को शामिल किया गया है। तो वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ए कमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that provide various financial services like accepting of deposit and issuing loan। अर्थात वाणिज्यिक बैंक एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो अपने ग्राहकों को फाइनेंशियली सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे एक्सेप्टिंग धन को स्वीकार करता है और उन्हें लोन देता है। ऑफरिंग बेसिक
इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट के लिए वेरियस प्रोडक्ट अपने ग्राहकों को जारी करता है। स्पेसिफिकली डील विद द डिपॉजिट्स एंड लोन सर्विस प्रोवाइड टू कॉरपोरेशन ऑफ और लार्ज मिडिल साइज बिजनेस, अर्थात फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कॉपरेट करता है बड़े और छोटे उद्योगों के लिए। तो दूसरे नंबर पर कोऑपरेटिव बैंक को शामिल किया गया है, जो बैंकों के प्रकार में शामिल है। तो दूसरे नंबर पर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक वह बैंक होते हैं जो जिनका ये कोऑपरेटिव बैंक इज़ अ फाइनेंशियल एंटिटी विच बिलोंग्स टू इट्स मेंबर who are at the same time the owner and the customer of their bank. Cooperative banks generally provide their member with a wide range of banking and financial services, loan, deposits and banking accounts etc. तो कोऑपरेटिव बैंक वही ऐसा बैंक होता है जिसमें जो भी कस्टमर होता है वो इस बैंक का ऑनर होता है, एक तरह का ऑनर होता है। वो ये बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज अपने ग्राहकों को देता है, जैसे लोन देता है, उनकी जमाओं को स्वीकार करता है, बैंकिंग अकाउंट्स उपलब्ध करवाता है, अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा आता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऐसे बैंक हैं जहां सरकार द्वारा 50% से अधिक की बहुमत हिस्सेदारी है। इन बैंकों के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं, अर्थात ये एक तरह के सरकारी बैंक होते हैं। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक रहती है और ये सरकार द्वारा ये बैंक चलाए जाते हैं। उसके बाद आता है निजी बैंक के क्षेत्र। निजी क्षेत्र के बैंक। भारत में निजी क्षेत्र के बैंक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दोनों बैंकों से बना है। निजी क्षेत्र के बैंक ऐसे बैंक हैं जहां हिस्सेदारी या इक्विटी का अधिक हिस्सा निजी शेयरधारकों के पास होता है और सरकार द्वारा नहीं, अर्थात जो प्राइवेट व्यक्ति द्वारा या प्राइवेट संस्था द्वारा जो बैंक चलाए जाते हैं तो उसे निजी क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। भारत में निजी बैंक तो ICICI एक निजी बैंक है, HDFC एक निजी बैंक है, UTI बैंक एक निजी बैंक है, IDBI निजी बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक एक निजी बैंक है, एक्सिम बैंक एक निजी बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ पंजाब एक निजी बैंक है, यस बैंक एक निजी बैंक है, सरस्वत बैंक एक निजी बैंक है, इंडस बैंक एक निजी बैंक है, कोटक एक निजी बैंक है, इंग ब्यासा बैंक एक निजी बैंक है, गार्डियन बैंक एक निजी बैंक है, PMC बैंक एक निजी बैंक है, एक्सिस बैंक एक निजी बैंक है, सिटी यूनियन बैंक एक निजी बैंक है। तो ये बहुत सारे निजी बैंक जो है जो भारत में काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है विदेशी बैंक। विदेशी बैंक जो अर्थात जो बैंक बाहर के देशों के हैं और भारत में अपना व्यापार करते हैं उनको विदेशी बैंक कहा जाता है। इन बैंकों को वर्ष 2002 में भारत में अपनी शाही कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सितंबर 1975 में अध्यादेश पारित किया गया था और RRB अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी। RRB का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए पर्याप्त बैंकिंग और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए RRB की स्थापना की गई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने ग्राहकों की कृषि और अन्य बैंकिंग सुविधाओं प्रदान करने के लिए अपने ग्राहकों की सहायता करता है। तो RRB का मुख्य उदाहरण हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।